तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को इस प्यारा सा सेशन जिसमें मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पिटारा खोलने वाला हूँ। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, यदि आपका एग्ज़ाम 2026 में क्लास 10th का है तो ये आगे का आने वाले 10 से 12 मिनट 15 मिनट आप हमें दीजिए, इसके बदले मैं आपको क्या दूंगा आप खुद कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से लाए गए हैं, इस तरीके से चुन कर लाए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की लगभग 95% संभावना है। बस 5% ही संभावना नहीं है और आपको तो सिर्फ 50% बनाना है, यानी बनाने से 45% ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोग एग्ज़ाम का टाइम है, बहुत मन लगा करके अपने समय को उपयोग कीजिए और अपने समय को ज़्यादा वेस्ट ना कीजिए। 2 घंटा 5 घंटा, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कि मैराथन लेकर आ रहे हैं 5-5 घंटा 6-6 घंटा। तो अब मैराथन देखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सब लोगों को नए चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपने 1 वर्ष में सीख लिया उसी को आपको रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है, यानी देखना है उसको, मतलब कि समझिए ना, स्मरण करना है, याद करना है। ठीक है, अब नया चीज़ आप 1 वर्ष में नहीं सीख पाए तो क्या अब 10-20 दिन बचा हुआ इसमें क्या सीख पाइएगा? नहीं सीख पाइएगा। जो आपने पढ़ा उसी को याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन में ही डिवीजन है, इसलिए मैं आपको रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं भी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नए क्वेश्चन पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? इसी को रिवीजन कीजिए, रिवीजन रहेगा तब तो याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करता हूँ और आपका क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यदि PDF या नोट्स लेना चाहते हैं तो 9199729690 ये नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। क्लास 10th का किसी भी सब्जेक्ट का, यानी इंग्लिश छोड़ा करके आप नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहला ही चैप्टर से बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष बाधा क्या है, यानी कारण क्या है? तो आपको पता होगा कि जब पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? MP में हुआ था। MP के किस जगह में हुआ था? महू में हुआ था। उनके कौन से परिवार में जन्म हुआ था? उनके मतलब दलित परिवार में, यानी दलित वर्ग में उनका जन्म हुआ था। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको बता दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में सती प्रथा, ऑप्शन बी में दहेज प्रथा, ऑप्शन सी में जाति प्रथा, ऑप्शन डी में बाल विवाह प्रथा। तो सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ये तीनों से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ जाति प्रथा से मतलब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कहने का मतलब, जब श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर पढ़े थे तो आधुनिक सभ्य समाज यानी इस युग के जो लोग हैं श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो वे इसलिए मानते हैं क्योंकि कार्य जो है कुशलता से हो, यानी कोई भी काम जो है कुशलता से हो। जैसे मान के चलिए कि नाई को बाल काटने की यदि काम नहीं मिलता तो क्या सब लोग कन्फ्यूजन में ही रहते कि बाल कौन काटेगा, हम काटेंगे या और कोई काटेगा या और कोई काटेगा। इसलिए ये जाति प्रथा को क्या मानते हैं? मतलब कि सभ्य प्रथा मानते हैं, अच्छा प्रथा मानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? रसक शब्द का अर्थ क्या है? रसक शब्द का अर्थ क्या है? तो ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जलन। ईर्ष्या मतलब जलन, यानी मान के चलिए कि आपके पड़ोसी कोई तरक्की कर रहा है, आप तरक्की कर रहे हैं और आपके पड़ोसी देखकर जल रहा है, ईर्ष्या भाव रख रहा है, तो वो क्या होता है? जलन होता है। क्या होता है? जलन, ईर्ष्या होता है, उसे रसक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? यानी मदन जो है पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों यानी लड़का
छोकरो मतलब लड़का को संबोधित करते हैं। वो लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। लट्टू नचाना एक गेम होता है, खेला होता है, वो खेल रहा था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? हरकस क्या थे? तो हरकस जो है वनस्पति विज्ञान के क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के क्या थे? वैज्ञानिक थे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का आरंभ किया? तो ये मैंने बताया था आपको कि 18 वर्ष की उम्र में ही ये मतलब कि संस्कृत को पढ़ना चालू कर दिए थे। जो सब्जेक्ट से अभी हम लोग भागते हैं, उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो संस्कृत को ही पढ़ना चालू किए थे मैक्स मूलर, जिसे कि दुनिया जानता है। और आपको बता दूं कि जितने भी ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाले मंत्र, वेद, पुराण, ये सारे के सारे संस्कृत में संकलित है। अब नए नए लोग जो हैं हिंदी में कन्वर्ट कर दिए हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए, वो दूसरी बात है। बट भारतीय संस्कृति जो है वो हिंदी और संस्कृत से मतलब जुड़ा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण किस देश को कहा है? तो ये हमारा प्यारा सा देश, जिसे क्या कहते हैं? भारत, यानी हमारी जननी, इसे कहा था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? कहने का मतलब सब पुराने जो हैं अच्छे नहीं होते, यानी कुछ पुराने ऐसा भी होते हैं जो कि गलती होता है, और सब नए खराब नहीं होते, यानी कुछ नया चीज़ जो आया, हम ऐसे थोड़ी मतलब पुरानका ज़माना के लोग जो होते हैं, मतलब दादा दादी को देखिएगा, हमेशा नयका लड़का सबके शिकायत करते रहता है, तो ओकर आदत को शिकायत करता है, ओकरा सबको शिकायत नहीं करता है। और जो नया बच्चा है, ऐसा थोड़ी कि सब बच्चे की आदत खराब है, नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं संस्कारी हैं, अच्छे बच्चे हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, अपने हौसलों को बुलंद करते हैं, मम्मी पापा को नाम जो है आगे की ओर लेके जाते हैं, और तो उनको हम खराब नहीं ना कह सकते। तो इसका कहने का मतलब अर्थ यही है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये किसने कहा था? तो ये कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने, जो कि महान लेखक है। क्या है? महान लेखक। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? व्यों नहीं, क्यों होना चाहिए, मिस आउट है यहाँ पे। तो लड़की, उनकी लड़की ने पूछी थी, द्विवेदी जी को लड़की ने पूछी थी। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। नागरी लिपि को कौन है लेखक? मूले। नागरी लिपि को लेखक जो हैं गुणाकर मूले जी हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर के माँ के पास। किसके पास? माँ के पास। ठीक है। बहादुर जब अपनी भैंस को पीटा था डंडा से, तो उसका भैंस जो है भागी भागी उसकी माँ के पास चली आई। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवैया गोरखे की, यानी समझिए ना, नेपाल के कौन है, इसमें किसकी कहानी है? तो नेपाल के जो क्या बोलता है, गवई गोरखे की, यानी नेपाल के एक लड़के की कहानी बताई गई है। किसकी? बहादुर में नेपाल की एक लड़के की कहानी बताई गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? परंपरा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के लेखक कौन है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषा बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ से है? तो ये परंपरा का मूल्यांकन से है। किससे है? परंपरा का मूल्यांकन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, यानी किस ईस्वी में हुआ था? तो 1938 में। देखिए, मैं आप सभी लोग को बताता हूँ कि जितने भी लेखक और लेखिका हैं, सारे को मतलब कि उनका जीवन चित्र जो होता है, यानी जीवन का जन्म मृत्यु, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, ये सारे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। एक एक चैप्टर से 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक ही लेखक के बारे में 3-3 क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो याद रखने या मतलब ये बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो रश्मि वाजपेयी ने। किसने? रसीम वाजपेयी ने। किसमें? क्या मतलब उनके इंटरव्यू किसने लिया था? या मतलब साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, तो रश्मि वाजपेयी ने। ठीक है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? यानी शहर अब भी संभावनाएं हैं, यह किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी जी की है। यानी अशोक वाजपेयी जी की यह कृति है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? अभिनयों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। किसने लिखी थी? आंद्रे ब्रांते, रेन शॉ और पाल एलुआर ने। यानी अभिनयों में साथ रहकर 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी थी? तो यह रोम के लेखक अंद्रे ब्रेंता, रेनशा और पाल एलुआर ये सारे लिखे थे। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, जाइए। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। माता का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990 में। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी। कितनी थी? 3 मछलियाँ थी। रसूलन बाई थी, क्या थी? गायिका। रसूलन बाई क्या थी? गायिका थी। क्या थी? गायिका थी, गायिका नहीं, गायिका। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन। यानी बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन था। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा कहने का मतलब हृदय की शिक्षा। क्या है? हृदय की शिक्षा। गांधी जी कहते हैं, देखिए, पढ़ लिख लेने से लोग ज़्यादा ज्ञानवान नहीं होते हैं, तेज नहीं होते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं वे बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, कलयुग का सबसे बड़ा भगवान कहा जाए तो साक्षात यानी रूप में, ऐसे तो माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन दूसरे भगवान बताया जाए तो प्रेमानंद महाराज जी को सब लोग जानते होंगे। ठीक है। तो वे पढ़े लिखे नहीं हैं, वे 13 साल की अवस्था में ही साधु बनने के लिए घर से निकल गए थे। लेकिन अभी हमें लगता है कि जो उन्होंने बोलते हैं, यानी जो शुद्ध वाणी बोलते हैं, इतनी कठिन कठिन शब्द बोलते हैं, वो बोलना किसी महापुरुष की भी बस की बात नहीं है, जितना वह कठिन बात बोलते हैं। यानी बहुत, मतलब समझिए ना कि घुमाव वाले शब्द इतना विद्वान लोग बोलते हैं जितना वो बोलते हैं। ठीक है। तो ये वो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण किए, इसलिए उनके अंदर ये आध्यात्मिक शिक्षा जागृत हुई। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी जी की। किसकी है? महात्मा गांधी जी। जपू जी किसकी रचना है? जपू जी गुरु नानक की। गुरु नानक की। जपू जी, आशा दीवार, ये सारे गुरु नानक की। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? बाबर से। किससे हुआ था? बाबर से हुआ था। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो वे सवैया छंद में। किसमें? सवैया छंद में। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? कृष्ण के। किसके? कृष्ण के परम भक्त थे। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? तो घनानंद का। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? घनानंद का। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। किसके? नादिर शाह के सैनिकों। नादिर शाह क्या थे? वे सम्राट थे, एक राजा के रूप में जाने जाते थे। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य कुंवर नारायण का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? भारतेंदु युग ये के कवि कौन है? तो प्रेमघन। भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमघन है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये चिदंबरा द्वारा। किसके द्वारा? चिदंबरा होना चाहिए। किसके? चिदंबरा द्वारा। किसके द्वारा? चिदंबरा। ये गलत लिखा हुआ है। चिदंबरा के माध्यम, मतलब चिदंबरा जब वो लिखे थे तो उसके उनको मतलब इसी पे पुरस्कार मिला था।
37 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी था। क्या था, सरस्वती देवी थी। सुमित्रा नंदन पंत जी का माता जी का नाम क्या था, सरस्वती देवी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि थे, तो ये उत्तर छायावाद। किस वाद के, उत्तर छायावाद। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 1911 में। अज्ञेय का जन्म 1911 में, यानी इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है, तो ये प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, यानी हिरोशिमा जो है पहले, यानी पहले जो हमारा देश खुशहाल था इसके बारे में बताते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है, तो हिरोशिमा में कवि का नाम क्या है, वो है घनानंद। किसका, घनानंद। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हमेशा चौकन्ना रहता था। कौन, एक वृक्ष रहता, वृक्ष यानी चौकन्ना, उसके दरवाजे पे क्या रहता था, चौकीदार के रूप में रहता था। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, तो इनका 1991 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1991 में। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया, तो वे वीरेंद्र डंगवाल ने किए थे। किसने किए थे, वीरेंद्र डंगवाल ने किए थे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं हटता, तो ख यानी खरगोश नहीं हटता। क्या नहीं हटता, खरगोश नहीं हटता चौखट में। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क नहीं अटता, कहने का मतलब चौखट। जैसे एक सिलेट होता है पहले, ठीक है, उसमें उसका क्या नहीं अटता था, क, तो इसलिए अक्षर ज्ञान के बताए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि थे, तो ये बंगला भाषा के। किस भाषा के, बंगला भाषा के। खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है, तो ये लौटकर आऊँगा फिर कवि का। ठीक है। तो मैं आपको बुक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे वे करवाया। ठीक है। और इस तरह का मैं वीडियो लगातार लाता रहूँगा। यदि क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि क्लास चालू हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है। और इसी वाणी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में।